हे एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का। आज का हमारा चैप्टर नंबर 2 है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज है 11 दिसंबर 2024। तो आज हम इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम पहली क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं जहाँ पे हमने पृथ्वी के बारे में और सौर मंडल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ों को जाना था। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो एक गोलाकार है। ठीक है, गोलाकार है बट एक्चुअल में गोलाकार नहीं है। गोलाकार हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम ग्लोब की स्टडी करते हैं, इसलिए हम उसको गोलाकार पढ़ते हैं। जब हम ग्लोब की स्टडी करते हैं तो गोलाकार पढ़ते हैं। वास्तविकता में जो शेप है वो पृथ्वी का कैसा है, तो वो गोलाकार नहीं है। किस तरीके का है, तो उसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हमारा सेकंड चैप्टर है और आज हम इसको जानेंगे ग्लोब, अक्षांश और देशांतर के बारे में। ग्लोब क्या होता है, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, टाइमलाइन रेखा क्या होती है, किस तरीके से टाइम को डिसाइड किया जाता है। तो इन सारी बातों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी। पृथ्वी जो है, पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह ध्रुवों पर चपटी तथा मध्य में उभरी हुई है। तो पृथ्वी जो है वो गोलाकार नहीं है, ये ध्रुवों पर कैसी है, ध्रुवों पर चपटी है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चपटा भाग है इसका और आसपास जो है वो कैसा है, उभरा हुआ भाग है। ये आसपास जो है वो उभरा हुआ भाग है। तो इस वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? इसको उत्तरी ध्रुव कहा जाता है और इस वाले हिस्से को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। जैसे आपने कभी एप्पल देखा होगा, तो एप्पल में क्या होता है, जो बीच का भाग होता है वो थोड़ा सा चपटा होता है, थोड़ा दबा हुआ होता है, जबकि आसपास का जो भाग होता है वो निकला हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी की स्टडी को हम कैसे करेंगे? अगर ये पूरी गोलाकार इस तरीके की होती तो हम इसको एक गोले में जो फॉर्मूला वगैरह लगते हैं वहाँ से हम स्टडी कर ले, पर ये तो गोलाकार है नहीं है, तो हम किससे स्टडी करेंगे? तो यहाँ पर कुछ इमेजिनरी रेखाएं बनाई गई हैं, काल्पनिक रेखाएं बनाई गई हैं, जिसको हम अक्षांश कहते हैं और देशांतर कहते हैं। जो इस तरीके से रेखाएं बनाई जाती हैं, ये लेटी हुई जो रेखाएं बनाई जाती है, इसको लैटीट्यूड रेखाएं कहा जाता है, या फिर हम इसको कहते हैं अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। और जो लंबी लंबी रेखाएं होती हैं, जो खड़ी रेखाएं होती हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उन रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी की स्टडी करने के लिए अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनके बिना हम पृथ्वी की स्टडी को नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। अब बात आती है ग्लोब की, कि हमें ग्लोब की ज़रूरत क्यों पड़ी। ग्लोब की ज़रूरत क्यों पड़ी? ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक प्रतिरूप है। ठीक है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी को हम ना तो उठा सकते हैं ना अपने पास रख सकते हैं, पर पृथ्वी के जैसा एक उसका प्रतिरूप, पृथ्वी के जैसा एक उसका प्रतिरूप, जिसे हमने क्या कहा है, जिसे हमने ग्लोब कहा है, उसको हम अपने पास में भी रख सकते हैं, उसको कहीं लेके भी जा सकते हैं, है ना। और उसको ऐसा भी होता है, बड़े ग्लोब भी होते हैं, छोटे ग्लोब भी होते हैं, गुब्बारे टाइप के भी ग्लोब होते हैं, तो हर तरीके के ग्लोब होते हैं। तो ये क्या है, ग्लोब क्या है? एक पृथ्वी का लघु प्रतिरूप है। पृथ्वी को समझने के लिए ग्लोब का यूज़ करते हैं। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही स्थान व आकार में दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे ये ग्लोब है, तो ग्लोब पर क्या है, यहाँ पे इंडिया है, इस जगह पर कोई दूसरा महाद्वीप है, यहाँ पर महासागर है, यहाँ पर ये वाली नहर है, वो वाली नहर है। तो ये सारी चीज़ें, महाद्वीप, महासागर, देश, ये सारी बातें जो हैं ग्लोब पर दिखाई जाती हैं, इसलिए हम ग्लोब का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हम ग्लोब को घुमाते किस तरीके से हैं। तो घुमा के कैसे घुमाते हैं उसको? तो पृथ्वी जो है वो हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो इसीलिए हम ग्लोब को भी पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाकर ही उसकी सारी स्टडी को हम करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। पृथ्वी पर अक्षांश व देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी स्थान को प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमने अभी देखा, देशांतर रेखाएं और
अक्षांश रेखाएं, ठीक है, देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं। ये जो लेटी हुई रेखाएं आपको दिख रही हैं, ये कौन सी रेखाएं हैं? ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं हैं? ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखते हैं, मान लिया हमारे पास ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है हमारे पास। एक मिनट, मान लिया ये हमारे पास कोई एक सर्कल है, ठीक है, मान लेते हैं हम इसको कि ये हमारे पास पृथ्वी है, ठीक है। अब हम इसमें क्या देखने वाले हैं? अब हम इसमें देखने वाले हैं पृथ्वी को बीचों बीच से एक लाइन जाती है, पृथ्वी के बीचों बीच से एक लाइन कट करती है। अभी हमने कहा ये इमेजिनरी लाइन है, एक्चुअल में ऐसी कोई भी लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है। ये क्या है? ये इमेजिनरी लाइन है। कैसी लाइन है? इमेजिनरी लाइन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? यहाँ पे हम बनाएंगे इमेजिनरी लाइन। क्या बनाएंगे? यहाँ पे इमेजिनरी लाइन बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो पृथ्वी के बीचों बीच से एक लाइन जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। अब पृथ्वी गोल है तो ये लाइन जो जाएगी वो कहाँ जाएगी? ये तो हमने देखिए 2D फिगर है तो ये हमने सामने दिखा दी, पर 3D में क्या होगा? ये इसके पीछे से होकर भी जाएगी, यहाँ से पीछे से होकर जाएगी कि नहीं जाएगी? तो ये पूरे गोले में, पूरी पृथ्वी के आसपास एक वृत्त जैसा बना लेती है। क्या बना लेती है? वृत्त जैसा बना लेती है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, इस फिगर में दिख रहा होगा। ये वृत्त जैसा बना लेती है। इसी वृत्त को हम क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं। और ये जो विषुवत वृत्त होता है ये पृथ्वी को 2 भागों में, बराबर भागों में बांटता है। एक भाग ये वाला हो जाता है पृथ्वी का और एक भाग ये हो जाता है। तो विषुवत वृत्त जो है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। कितने? 2 बराबर भागों में बांटता है। एक भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। तो ये हो गया हमारे पास विषुवत वृत्त और उसके समानांतर, उसके समांतर एक अक्षांश ये है, एक अक्षांश ये है, एक अक्षांश ये है। तो सारे जो लाइंस खींची गई हैं इनको हम क्या कहते हैं? तो इसके समानांतर जो लाइन खींची गई हैं उनको कहा जाता है अक्षांश, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक आपको, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, कुछ और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारी, मान लिया यहाँ पे हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ पर एक गोला है जो कि हमने अभी देखा था विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त को हमने देखा था, ठीक है। तो मान लिया यहाँ पे विषुवत वृत्त है, यहाँ पर विषुवत वृत्त है। तो पृथ्वी पे देखिए, और जो अक्षांश रेखाएं बनती हैं वो कुछ डिग्री में होती हैं। मान लिया यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री। तो जो 90 डिग्री होते हैं वो होते हैं ध्रुव। क्या होते हैं? 90 डिग्री जो होते हैं वो होते हैं ध्रुव, ठीक है। अब यहाँ से 90 डिग्री है, ये कितना डिग्री रहा होगा? 80 डिग्री रहा होगा, ये 70 डिग्री रहा होगा, ये 60 डिग्री रहा होगा, ये 50 डिग्री रहा होगा, और ये 20 डिग्री रहा होगा, ये 10 डिग्री रहा होगा, ये 5 डिग्री रहा होगा। ऐसे बहुत सारी लाइनें होंगी जो कहीं 0 डिग्री रहा होगा, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे कर करके यहाँ तक 90 डिग्री हो गया। ठीक वैसे यहाँ से रहा होगा 1 डिग्री रहा होगा, 2 डिग्री रहा होगा, 3 डिग्री रहा होगा, 4 डिग्री रहा होगा, 5 डिग्री रहा होगा, 6, ऐसे ऐसे करके यहाँ तक कितने डिग्री तक पहुँच गया होगा? यहाँ पे 90 डिग्री तक पहुँच गया होगा। कितने डिग्री तक पहुँच गया होगा? यहाँ पे 90 डिग्री तक पहुँच गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो 1 डिग्री था, यहाँ से जो 1 डिग्री था और यहाँ से जो 1 डिग्री था, अगर हम उसको एक साथ मिला देते हैं तो पहला अक्षांश बन जाता है। एक साथ मिला देते हैं तो एक अक्षांश बन जाता है, ठीक है। मान लें यहाँ पे 2 डिग्री है और इधर भी 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? दूसरा अक्षांश बन जाएगा। यहाँ पे हम मान लें 3 डिग्री है यहाँ पे, तो 3 डिग्री को मिला देंगे तो यहाँ पे तीसरा अक्षांश बन जाएगा। ऐसे ही जितने भी डिग्री होते हैं, कितने डिग्री हो जाएंगे? 90 डिग्री, ठीक है। एग्जैक्ट 90 डिग्री पर क्या होता है? पोल होता है। तो 90 से नीचे क्या हो जाएगा? 89 तक जो होते हैं वो हमें यहाँ पर अक्षांश देखने को मिलते हैं। अब ये बात किसकी तरफ हो रही थी? नॉर्थ की तरफ हो रही थी, उत्तरी ध्रुव की तरफ बात हो रही है। ठीक वैसा ही दक्षिणी ध्रुव में होता है। दक्षिणी ध्रुव में भी इसी तरीके से हमारे पास 90 अक्षांश हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। कितने मिलते हैं? 90। तो 90 इधर अक्षांश होते हैं और 90 अक्षांश इधर होते हैं। तो टोटल कितने अक्षांश हो गए पृथ्वी पर? तो ये हो गए 180। कितने हो गए? 180। इस वाले डायग्राम से आप देख सकते हैं यही चीज़ जो है वो दर्शाई गई है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। अब देखिए अभी अभी हमने देखा कि जितनी भी लाइंस के बारे में जो बात की जा रही है वो सारी कैसी लाइन है, वो सारी की सारी इमेजिनरी लाइन है। कैसी लाइन है? इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। तो अभी हमने देखा था विषुवत व्रत, क्या देखा था? अभी हमने विषुवत व्रत देखा था। तो विषुवत व्रत से नॉर्थ में मतलब उत्तर में 23.5 डिग्री, उत्तर में 23.5 डिग्री पर जो खींची गई लाइन है, जो खींचा गया अक्षांश है, उसको कहा जाता है कर्क रेखा। क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। ठीक वैसे ही 23.5 डिग्री दक्षिण में खींचा गया जो अक्षांश है, दक्षिण में खींचा गया जो अक्षांश है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है मकर रेखा। क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है मकर रेखा, ठीक है। अब देखिए अब 66.5 डिग्री जो है उत्तर में जो देशांतर वो अक्षांश खींचा गया है, 66 डिग्री उत्तर में जो अक्षांश खींचा गया है उसको क्या कहा जाता है, और दक्षिण में जो खींचा गया है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, 66 डिग्री के बारे में। अब जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री जैसे कि ये वाला पोल दिख रहा है और ये वाला पोल दिख रहा है, तो इसको कहा जाता है नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, और इसको कहा जाता है साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे आप लाइंस देख रहे होंगे, उष्ण कटिबंधीय क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्या होता है, और शीत कटिबंध क्या होता है, ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ पे बात करते हैं, मान लिया ये हमारा सन है, ये हमारा सूरज है, ठीक है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी है जो इस तरीके से घूम रही है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम सन को इसके पृथ्वी को सन के सामने रखते हैं तो कुछ रेस आएंगी इधर से निकल जाएंगी, कुछ रेस आएंगी और इधर से निकल जाएंगी। ये पृथ्वी से बहुत सारी सूरज से बहुत सारी रेस आएंगी और इस तरीके से निकल जाएंगी। अब ये वाला जो हिस्सा रहेगा पृथ्वी का, ये वाला जो हिस्सा रहेगा वो कैसा रहेगा? ये वाला हिस्सा जो रहेगा वो गर्म रहेगा, क्योंकि रेस जो हैं वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आ रही हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो ये वाला हिस्सा कैसा रहेगा? गर्म रहेगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊष्मा होगी। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि इस वाले हिस्से में, ये वाला हिस्सा सबसे ज़्यादा ठंडा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें आ नहीं पाएंगी, और जब सूर्य की किरणें नहीं आ पाएंगी तो यहाँ पे अंधेरा भी रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा? जो ठंडा मौसम भी रहेगा, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए ये होता है सूर्य, ये होता है सूर्य। सूर्य की डायरेक्ट किरणें जो हैं वो कहाँ पे पड़ती हैं? विषुवत व्रत पर पड़ती हैं, विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, विषुवत रेखा पर पड़ती हैं और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ती हैं, ठीक है। यहाँ पे सूरज है तो यहाँ पे सीधी किरणें जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ती हैं, जिसकी वजह से इन दोनों रेखाओं के बीच का जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए इस जगह को क्या कहा जाता है? तापमान ज़्यादा होने की वजह से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के स्थान को हम उष्ण कटिबंध स्थान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उष्ण कटिबंध स्थान के नाम से जानते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए अब हम बात करते हैं इसकी 66.5 डिग्री ये वाला हिस्सा और 66.5 डिग्री ये वाला हिस्सा। तो यहाँ पर क्या होता है, जब सूर्य की किरणें आती हैं तो देखिए सीधी निकल जाती हैं यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, सीधी निकल जाती हैं। पर यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पर आती हैं, यहाँ पे आती है विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के। पर यहाँ से जो है कर्क रेखा के ऊपर से और मकर रेखा के नीचे से और दक्षिणी पोल से और उत्तरी पोल से यहाँ से किरणें जो हैं वो कैसी? सीधी निकल जाती हैं। मतलब यहाँ पे इनकी परछाई आ पाती है, क्या आ पाती है? इनकी शैडो आ पाती है, और बहुत कम मात्रा में जो है यहाँ पर रोशनी आ पाती है, इसकी रेस आ पाती है सूरज की। तो जब कम रोशनी आएगी, सूरज की कम किरणें आएंगी, तो वो जगह कैसी रहेगी? ठंडी रहेगी। और जब ठंडी रहती है तो इसीलिए कर्क रेखा के ऊपर के हिस्से को और मकर रेखा के नीचे के हिस्से को क्या कहा जाता है? इसको जगह को कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए सूर्य है, यहाँ पे सूर्य है, इसकी किरणें आई इधर चली गई, इसकी किरणें आई इधर चली गई, इधर चली गई, ऐसे करके निकल गई। अब पोल पे क्या होता है? बिल्कुल भी कोई रोशनी नहीं जाती है। क्या होता है? बिल्कुल भी कोई रोशनी नहीं जाती है, कोई किरणें नहीं जाती हैं। जब आप आगे क्लास में पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि पृथ्वी रोटेट करती है, तब यहाँ पे 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने का रात होती है। पर अभी बेसिक चीज़ है यहाँ पे समझिएगा
कि यहाँ पे कोई किरणें नहीं जाती हैं, और जब किरणें नहीं जाती हैं तो यहाँ पर कोई भी हीट नहीं होती है, और हीट नहीं होती है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में सर्दी होती है, बर्फ़ जमी हुई होती है कहाँ पे, नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर। इसीलिए इस जगह को कहा जाता है शीत कटिबंध। क्या कहते हैं? शीत, शीत मतलब ठंडा, ठीक है, शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। चलिए अब देखिए उत्तरी गोलार्ध, अभी अभी हमने पढ़ा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो रेखा होती है उसको कर्क रेखा कहते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? उसको मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। अभी हमने पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में पढ़ा, शीतोष्ण कटिबंध पढ़ा, उष्ण कटिबंध पढ़ा, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में ये बातें जो है वो लिखी हुई हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक वैसे ही ध्रुव की सतह पर सूर्य की किरणें कैसी जाती हैं? तिरछी जाती हैं। ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी जाती हैं, इसीलिए ध्रुवों पर व्रत तथा दक्षिणी ध्रुव के व्रत के बीच का तापमान मध्य रहता है, इसीलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और यहाँ पे ये जो है वो कट हो गया है, ठीक है। तो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर जो सूर्य की किरणें होती हैं वो क्षैतिज जाती हैं। कैसी जाती हैं? क्षैतिज जाती हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसीलिए इसको क्या कहते हैं? तो इसीलिए इसको कहा जाता है शीत कटिबंध, ठीक है। अभी अभी हमने पढ़ा था इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं शीत कटिबंध कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अभी हमने अक्षांश के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे? अभी हम पढ़ेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? अभी अभी हमने देखा पृथ्वी, और उसके बाद क्या देखा हमने? पृथ्वी और उस पर क्या होती है? लाइंस बनी होती हैं, इस तरीके से लाइंस बनी होती हैं, ये लाइंस बनी होती हैं। इनको क्या कहा जाता है? इसको अक्षांश कहा जाता है। जो लेटी सी लाइन होती है इनको क्या कहते हैं? अक्षांश कहा जाता है। ठीक वैसे ही ये रही पृथ्वी, और इस पर जो लाइंस बनी हुई होती हैं, ये रही पृथ्वी और इस पर जो लाइंस बनी होती हैं कुछ इस तरीके से लाइंस बनी होती हैं, इसको, इन लाइनों को देशांतर कहा जाता है। कलर चेंज कर लेते हैं। इन लाइनों को क्या कहा जाता है? इन लाइनों को देशांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देशांतर कहा जाता है। तो इन लाइनों को हम देशांतर कहते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे एक बात और डिस्कस करते हैं। ये रही पृथ्वी, ठीक है, और यहाँ पर ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं, और ये क्या है? ये देशांतर रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। ये अक्षांश रेखाएं हैं और ये देशांतर रेखाएं हैं। और अब क्या होता है यहाँ पर? देखिए, ये जब दोनों कट कर रही हैं तो इस जगह पे क्या बन गई? एक ग्रिड बन गई। इस जगह पे क्या बन गई? एक ग्रिड बन गई। इस जगह पे क्या बन गई? एक ग्रिड बन गई। इस जगह पे क्या बन गई? एक ग्रिड बन गई। तो ये जो ग्रिड होती है जहाँ पे ये दोनों कट करती हैं, या फिर जो ग्रिड बनती है, इसी जगह को हम क्या कहते हैं? किसी जगह की कैलकुलेशन करना। मान लिया आपका घर यहाँ पर है, तो हम कैसे बताएंगे कि हमारा अक्षांश से इतने डिग्री है और देशांश से इतने डिग्री है, और जहाँ पर ये दोनों रेखाएं मिलेंगी वहाँ पर हमारा घर है। तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं से हम क्या पता करते हैं? किसी भी जगह की स्थिति को पता करते हैं, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है? पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितना घूमती है? पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 15 डिग्री घूमती है। तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना टाइम लगता है? 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितने मिनट लगते हैं? 4 मिनट लगते हैं, ठीक है। ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है। तो इंडिया के मैप से जो लाइन जाती है, जो देशांतर लाइन जाती है, वो जाती है 97 डिग्री पूर्व, और इंडिया के ईस्ट में जाती है, और वेस्ट में कितनी? 68 डिग्री पूर्व। कितनी? 68 डिग्री पूर्व। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और इंडिया के यहाँ से जो टाइम लाइन पास होती है, ठीक है, टाइम लाइन जो पास होती है, जो समय मापक लाइन जो पास होती है, वो कितनी है? 82.5 डिग्री पूर्व। कितनी है? 82.5 डिग्री पूर्व, ठीक है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व, ये देखिए, भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यमुनोत्तर माना जाता है। भारत ग्रीनविच के पूर्व
82 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच से कितने घंटा आगे है, 5.5 घंटे आगे है। तो ये भी आपका पूछा जाता है। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आज का जो ये PDF है इसमें कुछ चीज़ें कट गई हैं, तो आगे से हम ध्यान रखेंगे कि सारी चीज़ें आपको PDF में दिखाई दे। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।